हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वैनिक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में हमारा चल रहा था अधिगम के सिद्धांत। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा डेविड आसुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। ये हमने पूरा पढ़ लिया है। आज हम कुछ बचे हुए सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो वे छोटा सा टॉपिक है ये। तो 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा ये। तो इसमें क्या है, हमारे अधिगम के सिद्धांत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं सि- सिद्धांतों में हमने पढ़ लिए 7 सिद्धांत। तो अगला सिद्धांत चलिए शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत, यह सिद्धांत है हमारा प्रतिस्थापन का सिद्धांत। देखिए, ये थोड़े बहुत इनकी जानकारी मैंने एक टिक की है, तो आप इसको भी समझ लीजिए साथ साथ में। देखिए, प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था गुथ्री ने। किसने दिया था? गुथ्री ने। अब देखिए, कुछ किताबों में बस इतना दस्ता दे रखा है, तो मैंने छांट छांट अगर बुकों से मैंने यहाँ से लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं। तो ध्यान रखना, प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया था गुथ्री ने, और गुथ्री ने प्रयोग किया था खरगोश पर। किस पर प्रयोग किया था? खरगोश पर। आजकल क्या है, प्रश्न सीधा आने आकर घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है, तो मैंने सारी थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब देखिए, गुथ्री ने बात बताई कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया, इन दोनों में संबंध स्थापित होता है। कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित होता है। अब देखिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि उद्दीपक क्या होते हैं, प्रतिक्रिया क्या होती है। ये मैं पिछले वीडियो में काफी बार बता चुका हूं। अब देखिए, आगे बात आती है कि भविष्य में जब भी उद्दीपक सामने आएगा तो वह प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी। ये तो श्योर है। जैसे हमने पावला वाला सिद्धांत पढ़ा, जो कुत्ते पर प्रयोग किया था वो पढ़ा, उसमें हमने यही बात बताई थी। तो इतना ध्यान रखना कि प्रतिस्थापन सिद्धांत किसका है? गुथ्री का। गुथ्री ने खरगोश पर प्रयोग किया था और उद्दीपक प्रतिक्रिया का संबंध स्थापित इन्होंने किया था। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत गुथ्री का इतना सा ही है। आगे हम बात करते हैं क्षेत्र सिद्धांत के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी माने जाते हैं गेस्टलवादी सिद्धांत। तो क्षेत्र सिद्धांत दिया था कूर्ट लेविन ने। किसने दिया था? कूर्ट लेविन ने दिया था। व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक नाम दिया गया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कूर्ट लेविन ने व्यक्ति को कौन सा नाम दिया? ये नाम दिया था मनोवैज्ञानिक नाम दिया था, कि व्यक्ति है वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। तो ध्यान रखना, व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक नाम दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, अभिप्रेरणा व प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया। अभिप्रेरणा व प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया। डायरेक्शन और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन पर इन्होंने बल दिया। और अध्यापक द्वारा बालक को योग्यता व शक्ति के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। ये इसमें बात बताइए कि अध्यापक द्वारा बालक को यानी योग्यता और शक्ति के अनुसार देनी चाहिए। यानी उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार, और शक्ति यानी उसमें कितनी सहन शक्ति है कि इतने घंटे तक लगातार वो पढ़ सकता है, उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात बताई थी क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन ने। तो क्षेत्र सिद्धांत हो गया कूट लेविन का। अब देखिए, अगला आता है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, तो ध्यान लगाकर पढ़ना है इसको। देखिए, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया था मेस्लो ने। तो मैं से मानववादी, मैं से मेस्लो, कोई इसमें कोई याद करने की कोई बात नहीं है। मानवतावादी मेस्लो। अब देखिए, ये सिद्धांत दिया कब? ये सिद्धांत दिया था 1954 में। इस सिद्धांत में 5 प्रकार बताए गए हैं। सिद्धांत कब दिया? 1954 में। किसने दिया? मेस्लो ने। कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार बताए। अब 5 प्रकार कौन कौन से वो पढ़ते हैं। देखिए, पहला आता है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता। दूसरा आता है सुरक्षा। तीसरा आता है प्यार व स्नेह। चौथा आता है आत्मसम्मान। और पांचवा आता है अभिव्यक्ति। ऐसे आपको याद रखना है कि शारीरिक, देखिए ऐसे याद रखना, शारीरिक सुरक्षा, प्यार, आत्मसम्मान, आत्म-अभिव्यक्ति। शारीरिक सुरक्षा यानी पहले शरीर की सुरक्षा, प्यार व स्नेह, आत्मसम्मान और आत्म अभिव्यक्ति या आत्म सिद्धि बोल सकते हो। अब देखिए, इसमें शारीरिक सुरक्षा किसको बोलते हैं? शारीरिक सुरक्षा बोलते हैं भूख और प्यास को बोलते हैं शारीरिक सुरक्षा। ये हमारे शरीर की सुरक्षा यानी शारीरिक शरीर की आवश्यकता है, यानी भूख की हमें आवश्यकता है और प्यास की हमें आवश्यकता है। उसके बाद में आता है सुरक्षा। सुरक्षा बोलते हैं खतरे से दूर, यानी सुरक्षा रखना।
आगे बात करते हैं प्यार व स्नेह, यानी लोगों से हम यही चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार व स्नेह करें, यानी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्यार करें, हमारा आदर करें। उसके बाद में आती है आत्मसम्मान। उसके बाद में आता है आत्मसम्मान, यानी उपलब्धि या प्रसिद्धि, हम इतने प्रसिद्ध होकर लोग हमें याद करें। जैसे मान लो अभिनेता होते हैं, उनके लिए बहुत आत्मसम्मान होता है। और उसके बाद में अंत में आ जाती है आत्म अभिव्यक्ति या आत्म सिद्धि बोल सकते हो। इस प्रकार मेस्लो ने 5 प्रकार ये बताए थे मानववादी अधिगम सिद्धांत में, और ये सिद्धांत दिया कब? 1954 में। अब देखिए, ये सिद्धांत को बोल सकते हैं निम्न से उच्च की ओर, यानी व्यक्ति को सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता पूरी करनी होती है, उसके बाद में सुरक्षा होती है उसकी, उसके बाद में प्यार व्यसन है, उसके बाद में आत्मसम्मान, और उसके बाद में आत्म अभिव्यक्ति। तो निम्न से उच्च की ओर ये चले, यानी नीचे से ऊपर की ओर ये चले थे ऐसे। तो कर्म का पूछे तो ध्यान रखना, पहले शारीरिक आएगा, नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है। यहां ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अस्तित्व आवश्यकताओं से विकास आवश्यकता तक, यानी पहले अस्तित्व है उसके बाद में विकास। तो प्रश्न इसमें भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। तो इस प्रकार यह था मानववादी अधिगम सिद्धांत 1954, मेस्लो। 5 प्रकार आप याद रखना कर्म से: शारीरिक, सुरक्षा, प्यार व स्नेह, आत्मसम्मान और आत्म अभिव्यक्ति। इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर। और भी कुछ डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहां से पढ़कर आपको जवाब दे दूंगा। और वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ लेना आराम से। आगे बात आती है कर्मबंध व्यवहार सिद्धांत। किसका है? यह है क्लार्क हल का। अब देखिए, क्लार्क हल ने जो ये सिद्धांत दिया उसके कुछ अन्य नाम भी दिए थे। देखिए, प्रश्न ऐसा कि घुमा के आएगा, ध्यान रखना कि कर्मबंध व्यवहार सिद्धांत, पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत, परिष्कृत का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है। तो याद रखना, ये सारे सारे सिद्धांत क्लार्क हल ने दिए थे, ये अन्य नाम याद रखना। तो कर्मबंध व्यवहार सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत ये दिया था क्लार्क हल ने। अब देखिए, जैसे मान लो आया पुनर्बलन, तो लन से कर लेना हल, पुनर्बलन लन, लन से हो जाएगा हल। इस प्रकार ट्रिक बना के याद करो। अब देखिए, इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर, इसको समझिए। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। अब देखिए, सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक, इन्होंने बात कही थी कि सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक होना जरूरी है, वो भी सकारात्मक पुनर्बलन होना जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक होगा तभी तो वापस पुनर्बलन की प्राप्ति होगी। तो सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। और जो सीखने का आधार, ध्यान रखना, यहां सीखने का आधार माना इन्होंने आवश्यकता की पूर्ति। ध्यान रखो वापस, सीखने का आधार इन्होंने माना है आवश्यकता की पूर्ति। अब देखिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक शब्द काम में लिया इन्होंने, यह शब्द लिया है आवश्यकता की कमी, यह शब्द काम में लिया है। देखिए वापस देखिए, सीखने का आधार प्रश्न पूछा जाए कि सीखने का आधार है, क्लार्क हल के अनुसार सीखने का आधार है, तो जानना सीखने का आधार क्या है? आवश्यकता की पूर्ति। और आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो शब्द काम में लिया है वो शब्द क्या है? वो शब्द है आवश्यकता की कमी शब्द है। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, दो कुछ महत्वपूर्ण रह गए हैं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत ये हो गया कोल रोजर्स का। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अनुभवजन्य यानी अनुभव, और नाम क्या है? कोल रोजर्स, यानी रोज नाम याद रखो। रोज हम नए नए अनुभव के द्वारा सीखते हैं, रोज हम नए नए अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो इस प्रकार अनुभव, इन्होंने बताया कि अनुभव के आधार पर व्यक्ति सीखता है। अगला आता है चिन्ह अधिगम सिद्धांत, ये दिया था टोलमैन ने। इनमें क्या हुआ? चूहों व बंदरों पर इन्होंने प्रयोग किया, टोलमैन ने चूहों व बंदरों पर प्रयोग किया, और इन्होंने कहा है कि व्यक्ति वही अधिगम करता है जो वातावरण में चारों ओर चिन्ह अथवा उद्देश्य के रूप में विद्यमान होता है। तो जहां पर नाम आए चिन्ह वहां पर हो जाएगा टोलमैन। अभी देखो, पिछली बार एक प्रश्न आया, ये शायद फर्स्ट ग्रेड में बायोलॉजी में ये आया था कि छोटे बच्चे कक्षा में दीवारों पर चित्र के आधार पर सीखते हैं, दीवारों पे चित्र को देखकर सीखते हैं या चित्र को देखकर सीखते हैं, तो यह कौन सा सिद्धांत है? कौन सा अधिगम सिद्धांत है? तो ध्यान रखना, यह है टोलमैन का चिन्ह अधिगम। क्यों? दीवारों पर चिन्ह बनाए जाते हैं, हाथी और इनके जो चित्र बनाए जाते हैं वो चिन्ह के, यानी जैसे मान लो
गिनती लिखी हुई होती है दीवारों पर और छोटे बच्चे उसको देखकर अनुकरण करते हैं, तो क्या ये चिन्ह लगे हुए हैं कि चित्र के आधार पर ये सीखते हैं, तो ये हो जाएगा टोलमैन के अनुसार, तो हो जाएगा चिन्ह अधिगम सिद्धांत इसका सही आंसर था। तो कुछ बच्चों ने कहा कि ये प्रश्न बाहर से आया, बाहर से नहीं, थोड़ा सा प्रश्न को समझे आप। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसका हुआ? टोलमैन का। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं मैंने। तो इस प्रकार हमारा अभी अधिगम के सिद्धांत सारे कंप्लीट हो गए, लगभग 10-12 सिद्धांत थे, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें अधिगम के सिद्धांत यानी अधिगम हमारा चैप्टर चल रहा था। अधिगम में कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की आपको कमी महसूस होती है कि ये सर आपने टॉपिक यहाँ से लिया नहीं, तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको कोई भी समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके आधार पर हम आपको बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा और इस प्रकार ये होगा। तो इस प्रकार हम साइकोलॉजी का छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।